हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 2020 में बिहार दरोगा की 2213 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, जिसका पीटी एग्जाम अब इस वर्ष 2021 में होगा, उसके लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसी को कवर कर रहे थे। आज हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया था। साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए हम लोग 41 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेंगे आप। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार दरोगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका कट ऑफ 75 रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। देखिए फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए आप लोग केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसको लागू कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। सन पूछा जाता है किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और इसको लागू करने के पीछे का जो प्रमुख कारण था, भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करना था। किसको? सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लागू किया। और इस पत्रिका ये जो एक्ट है, यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसको समर्थन किया था पायनियर नामक अखबार ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार सरकार का आपने गाइडलाइन पढ़ा होगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है ना ही पोस्टपोन किया गया है, ना ही उसको जो है अभी तक रद्द किया गया है। तो मे भी आपका जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा पीटी का, वो मई के अंत तक या जून के फर्स्ट वीक में ले लिया जाएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालबाई के संधि के अनुसार पूछा जाता है कि किसके संधि के अनुसार, तो सालबाई के संधि के अनुसार 1782 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग से अनुरोध है कि अपना अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो देखिए, उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में और भी चित्रकार थे, उनका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, आगा राजा और विशन दास। ठीक है फ्रेंड्स, विशन दास। तो 3 चित्रकार का नाम आपको याद रखना है। एक तो हो जाएगा उस्ताद मंसूर, आगा राजा और विशन दास। और ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यही जो आगा राजा हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो आगा राजा के नेतृत्व में। क्लियर? जहांगीर का जो शासनकाल था मुगल काल का चित्रकला में स्वर्ण काल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दैत्यवाद का, ठीक है, दैत्यवाद का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो दैत्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माधवाचार्य थे। वहीं अगर यहाँ अदैत्यवाद लगा दिया जाता, लगा दिया जाता, तो अदैत्यवाद हो जाता। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाते? तो शंकराचार्य हो जाते। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सल्तनत काल था उसमें बहुत सारे विभागों की स्थापना की गई थी। अलग अलग प्रकार के विभाग थे, उन पर मैंने एक अलग से ट्रिक वाइज वीडियो बनाया है। हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस। वैसे मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लेंगे। वहाँ मैंने ट्रिक से बताया है जितने भी विभाग हैं। आप इजीली एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, दीवाने कोही जो था यह एक प्रकार का कृषि विभाग था। अगर पूछा जाए किस प्रकार का विभाग था, तो कृषि विभाग था। इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? तो गौरी और जयचंद के बीच में। किसके बीच में? गौरी और जयचंद के बीच में। और इसमें जीता कौन था? तो इसमें गौरी जीत गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1191 और 1192। ठीक है, आपको पता होगा 1191 और 1192 के बीच में क्या हुआ था? 2 लड़ाइयाँ हुआ थी। कौन कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये भी जो युद्ध हुआ था पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोहार वंश जो था, ध्यान से सुन लीजिए, ये कश्मीर के राजवंश थे।
तो कश्मीर के राजवंश कौन कौन से थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कारकोट वंश, अगर पूछा जाए तो कारकोट वंश हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उत्पल वंश, ठीक है। और तीसरा जो वंश था वो लोहार वंश था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था, संग्राम राज था। लोहार वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो अंतिम शासक जयसिंह था। कौन था फ्रेंड्स, जयसिंह था, अंतिम शासक था। और इसी लोहार वंश का शासक था हर्ष। हर्ष जो था एक लोहार वंश का कह सकते हैं प्रसिद्ध शासक था। और इसी के दरबार में कलहन रहते थे, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखा है। और राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो यह विद्वान जो था तारानाथ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारानाथ जो था यह एक तिब्बती लेखक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर की बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण चोल शासक राज राजेश्वर ने करवाया था। किसने करवाया, राज प्रथम ने करवाया था, माफ कीजिएगा, किसने करवाया था, राज प्रथम ने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चोल वंश की स्थापना किसने करवाया था, किया था, तो विजयालय ने किया था। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना किया था। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी तंजौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। तो टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहला बौद्ध संगति मैं बता दे रहा हूं, राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग, मैं बता देता हूं कि कौन कौन से जो जैन तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह आपको कम से कम याद रखना है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद 22वें, 23वें और 24वें, 24 तीर्थंकर थे। तो कम से कम ये 6 आपको ध्यान रखना है। तो पहले कौन थे, ऋषभदेव थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था। दूसरे कौन थे, तो दूसरे अजितनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरा आपसे पूछा गया है तीसरे कौन थे, तो तीसरे संभवनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, ठीक है। 22वें कौन थे, तो 22वें अरिष्टनेमी थे, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शंख था। 23वें कौन थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, उनका जो था क्या था, सर्प था। और 24वें महावीर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो यह वेद जो है अथर्ववेद है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो हूणों की आक्रमण की जानकारी जो है यह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो है किससे है, तो ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त से है। राजा का संबंध भी पूछा जाता है कि किस अभिलेख से है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो कलिंग नरेश खारवेल से है। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा के शासक यशोवर्मन से है। एहोल का जो संबंध है, एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय से है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक काल में जीवन भर में अविवाहित जो रहने वाली महिलाएं हैं उनको क्या कहा जाता था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आपको पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए वैदिक काल में जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं उनको कहा जाता था अमाजू। आप यहाँ कूटनी देख रहे हैं, ठीक है। कूटनी क्या थी, तो गुप्त काल में जो वृद्ध वेश्याएं थी, जो बूढ़ी वेश्याएं थी, उनको कूटनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो यह ग्रह जो है यह कौन सा है, बुध ग्रह है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। आप सभी को पता है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, और इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसको कवर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
जरूर देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है कि कहीं से भी उसका जो लैंड बाउंड्री है वह किसी जल राशि से साझा नहीं करता है, सारे जो है लैंड से ही घिरा है, कोई भी जल राशि से उसका बाउंड्री नहीं सटता है। तो थाईलैंड आप सभी को पता है, थाईलैंड क्या है, बीच है, एक पूरा एक समुद्र की तरफ से घिरा हुआ है, तो यह एक जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान आप सभी को पता है, यह जो है किस नदी पर है? नील नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए बाबा बुदान की जो पहाड़ी है, यहाँ पर बाबा बुदान अराबिका कॉफी, बाबा बुदान अराबिका कॉफी, ठीक है, अराबिका कॉफी, इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, बाबा बुदान अराबिका कॉफी। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? कर्नाटक का है, तो इससे ध्यान रखेंगे बाबा बुदान कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी जो है ये है मूसी, कोयना और दूधगंगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है कि भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है यह दक्षिण पश्चिमी मौसम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभ, आपने सुना होगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। बार बार पूछा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून, आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्तरी पूर्वी मानसून, इसके कारण जो है तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीनों में वर्षा होती है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? कल हमने पढ़ा था कि म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते थे, ठीक है, कितने राज्य? 4 राज्य, ठीक है। आज पूछ लिया गया आपसे कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य साझा करते हैं। देखिए म्यांमार से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल साझा करते हैं। बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है तथा मेघालय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत जो है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से ही साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स यह 1914 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद रेड क्लिफ अगर पूछा जाए, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में किया गया था। और किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा, नाम पर ही है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ यहाँ से देखिए 25 नंबर है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दीनदयाल बंदरगाह जो था पहले कांडला बंदरगाह का नाम जो है बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिए गए। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कांडला का अब नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई, तो भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई जो है वो है कितनी? 7516.5। तो देखिए 7516.5 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, ऊपर में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है कहाँ है? कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसका महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना है, नाम ध्यान रखेंगे। कल हमने CISF पढ़ा था, तो CISF की स्थापना 1969 में की गई थी। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी का जो प्रतिपादक अगर पूछा जाए कि इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो इसकी अवधारणा अर्नेस्ट हैकल ने प्रस्तुत किया था, नहीं टांसले ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था, तो राइट आंसर हैकल हो जाएगा। शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी पारिस्थितिकी तंत्र की? तो टांसले ने किया था। देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ बाकी जान लीजिएगा। रावत भाटा राजस्थान में है। उसके बाद काकरा पर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और नरोरा जो है मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर, एटलीस्ट इतना आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980। राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर की, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है इटली के रोम शहर में है। और ध्यान रखेंगे इसके वर्तमान में अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन है? तो चू डोंग्यू हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ चू डोंग्यू हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि राजनीति की रपटीली राहें, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 3 रुपया प्रति किलोग्राम। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सबसे पहले जानिए कि राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया कब गया था? तो 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। फ्रेंड्स जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं कवर करवाते चलूंगा आपको, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चैनल को अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को जब तक आप प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। और अभी जो रिपोर्ट आया है 2021 में उसमें भारत का स्थान 131वां रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जनसंख्या को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा को शामिल कर करके यह रिपोर्ट, यह सूचकांक तैयार किया जाता है। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो फ्रेंड्स यह की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। उसके बाद देखिए संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और सरदार पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये सभी जो है कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेंगे आप, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? आप सभी को पता है तीसरी अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप सभी से अनुरोध है कि क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जाता है? देखिए भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता को जो है समाप्त किया जा सकता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो ध्यान देंगे। एक तो नागरिकता का परित्याग करके, दूसरा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करके, तीसरा जो है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, ठीक है। तो 3 प्रकार से। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो यह है कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? तो 2002 में हुआ था। और इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसको आर्टिकल 21 क में रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स यह जो आर्टिकल है 49 है। 48 क्या है? तो 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 50 जो है इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है, क्रमशः बताना है। तो राष्ट्रपति का 14वां क्रम है और उपराष्ट्रपति का 13वां क्रम है, यानी कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आप सभी को पता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। एक दूसरे को अपना त्यागपत्र ये सौंपते हैं। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है वह किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? आप सभी को पता है, गॉडगिल फॉर्मूला हो जाएगा राइट आंसर इसका। संघ लोक सेवा, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर बताइए जल्दी, 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाता है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगर 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो ये ग्रहण कर लेंगे अवकाश, या फिर अगर इनका उम्र 65 वर्ष हो जाता है, जो भी पहले हो जाए ये अवकाश ग्रहण कर लेंगे। तो इसमें से 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो देखिए यह मिलान जो दिया गया है इसमें जो है ML सिंघवी समिति ये गलत है। चारों समिति पंचायती राज से ही संबंधित है, ये तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ML सिंघवी समिति जो है 1988 नहीं, ये क्या हो जाएगा 1986 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, आप सभी को पता होगा। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? देखिए पहली बार कोई पदक पूछे या फिर स्वर्ण पदक पूछे एक ही बात है। तो पहली बार पदक जीता था और वो भी स्वर्ण पदक जीत गया, कब? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक था ये। ठीक है, और उसमें हॉकी में जो है भारत ने किस खेल में? हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक सीधे जीत लिया था। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार पर स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है पूरे डिटेल में, चैनल पर जाइए और आप लोग देख लीजिए, या फिर पद्म पुरस्कार 2021 सक्सेस केंद्र टाइप कर दीजिए और देख लीजिएगा। देखिए टोटल जो है कितने लोगों को? 119 लोगों को दिया गया, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, उसके बाद 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री। तो जोड़ लीजिए 10, 7, 17 और 102, 119 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है नेक्रोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों को जोड़ा को दर्शाता है? तो यह XY हो जाएगा। XY कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा XY। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा है जो है फ्रेंड्स यह किसमें परिवर्तित होता है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यह उदाहरण नहीं है ग्रीन हाउस गैस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसमें से स्तनपायी कौन सा नहीं है? शार्क जो है यह स्तनपायी नहीं है। मानव मस्तिष्क के कितने निलय होते हैं? तो 4 निलय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अल्ब्यूमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये चर्म होता है, चमड़ा होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो लीवर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंग अगर दिया हुआ है तो अंग में तो चमड़ा होना चाहिए, चर्म सबसे बड़ा अंग होता है, लेकिन यहाँ पर यकृत दिया हुआ है तो आप यहाँ सबसे बड़ा जो है ग्रंथि बना लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि हो यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1.5 ओम रेजिस्टेंस है और परिपथ पर जो है 150 वोल्ट जो है लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति का मान। तो फ्रेंड्स P = आप सभी को पता है V²/R होता है। तो देखिए V गिवन है कितना? 150। V² करना है तो 150 × 150/R कितना दिया हुआ है? 1.5। ये दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो 5 1 तो 15 हो जाएगा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ बचा हुआ है, तो 1 2 3 0 बच गया।
तो 15,000 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाट यूनिट होता है पावर का, आप सभी को पता होगा। पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार करेंगे, आसंजक बल के अभाव। यहाँ पर आसंजक बल का अभाव बना लीजिएगा, ठीक है। पूरा ऑप्शन आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आसंजक बल लिखा हुआ है, आसंजक बल के अभाव के कारण जो है पानी की बूंदें जो तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए तुल्यकाली उपग्रह जो है के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तो तुल्यकाली उपग्रह जो है इसको पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और इसका जो परिक्रमण की अवधि होती है ये 24 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? तो क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होता है, तो बढ़ेगा। उसके बाद देखिए एक्सरे किरण जो है किस प्रकार की तरंग है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे की खोज रोंगजन ने किया है, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच पर रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इस दरमियान जो है अनंत प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? तो वर्णांधता जो है यह एक जेनेटिक बीमारी है और फ्रेंड्स इसको समाप्त नहीं किया जाता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है? तो यह ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग बेरियम के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? तो विलियन कहा जाता है समांगी मिश्रण को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो यह विद्युत अपघटन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए यह पुस्तक जो है लॉन्च किया गया है रक्षा अस्थायी समिति के अध्यक्ष तथा सांसद जुएल ओराम के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? जुएल ओराम के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके लेखक हैं आरपी गुप्ता। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो देखिए रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य की सरकार ने यह मिशन जो है नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केरल राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 78 नंबर है कि ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी कि फेंसिंग कौन बनी है? तो अभी ये टिकट मिला है इनको अभी जो ओलंपिक होना है जापान में उसके लिए, और ये बनी है भवानी देवी। भवानी देवी किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा पश्चिम बंगाल ने किया है। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो यह जो राष्ट्र है स्विट्जरलैंड है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में दस्तलिक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? यह दस्तलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए यह सहतूत बांध जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ है और सहतूत बांध यह काबुल नदी पर बनाया जाएगा। किस नदी पर? काबुल नदी, ठीक है, जहां अफगानिस्तान की राजधानी है उस नाम पर एक नदी भी है, काबुल नदी। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्में यानी कि शॉर्ट मूवीज में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को चुना गया है? तो यह फिल्म है बिट्टू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया है कहाँ पे? ध्यान रखेंगे कहाँ पे किया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो सोलर अलायंस है, सौर जो गठबंधन है इसका जो है स्थापना 2015 में किया गया था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम शहर में है। पहले गुड़गांव नाम था, अब गुरुग्राम नाम हो गया है।
और अजय माथुर को जो है इसका महानिदेशक चुना गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? यह जो है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथा स्थान अपने देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी दी है? तो यह दिया है किसके साथ फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसका थीम क्या था? तो देखिए लखनऊ में इसका मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था और वोकल फॉर लोकल इसका थीम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किनको किया गया है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और इनकी जो है ये किस भाषा के हैं? मराठी लेखक हैं और इनकी पुस्तक सनातन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान इस वर्ष जो है हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पागरे, शरद यहाँ मैं लिख देता हूँ, शरद पागरे को दिया गया है। हिंदी लेखक हैं और इनके उपन्यास नाम रखेंगे, नाम याद रखेंगे, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका नाम क्या है? शरद पागरे है, हिंदी के लेखक हैं, इन्हीं को व्यास सम्मान दिया गया है इस वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है नहीं, अभी दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2021 को और अभी यह जो है प्रगति पर है, अभी लगातार चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो यह ब्रिटेन करेगा और ब्रिटेन ने भारत को आमंत्रित भी किया है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसमें कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है किसके द्वारा फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव के द्वारा जो है जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए भारत का स्थान जो है इसमें 10वां स्थान रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी को भी देश को नहीं दिया गया। ठीक है, इसका जो मानक है उसको किसी भी देश ने प्राप्त नहीं किया था। चौथा स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए पहला स्थान किसको दिया गया है, प्रथम स्थान, तो ऑप्शन में अगर स्वीडन रहे तो आप स्वीडन को बेशक लगा सकते हैं, लेकिन चौथा स्थान स्वीडन को मिला है। पहले, दूसरे और तीसरे किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग याद करें। तो फ्रेंड्स 96 से लेकर के 100 तक मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर आपको बता देता हूं, आप लोग अपना हल कर लेंगे। आसान आसान प्रश्न है, तो वैसे मैं करूंगा तो समय आपका व्यर्थ होगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 96 का तो बी हो जाएगा। 97 का देख लीजिए, आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डी हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का 400, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 99 का देखेंगे, 99 का राइट आंसर 8 माह हो जाएगा। देखिए 8 माह ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, हालांकि मैंने सॉल्व कर लिया है, एक बार आप भी सॉल्व कर लेंगे। 100 का 14 सेकंड आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। रेगुलर यहाँ आपको प्रैक्टिस मिलेगा, आपका एग्जाम मई या जून में ले लिया जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।